विद्युत आवेश क्या है, ये प्रश्न बन गया। तो देखिए, विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक मतलब कह रहे हैं संसार की जो भी वस्तुएं दिख रही है, विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है। आंतरिक का मतलब वस्तु का ये गुण है। जैसे हमारा शरीर है, तो आप हमको बाहर से जो देख रहे हैं वो बाहरी प्रकट हाथ, और जो मेरा बोली विचार है, जो लोगों के साथ मेरा व्यवहार है, वो एक गुण की तरह हो जाता है, ऐसे ही ना कहा जाएगा। तो जो विद्युत आवेश है, हम इसे क्या कहेंगे कि विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है। बात समझ में आ रहा है। और यहां पर ये भी कहेंगे कि यह मौलिक कण, मौलिक कण के बारे में जानते हैं, परमाणु का अध्ययन हम लोग 9th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, परमाणु संरचना। आइए थोड़ा उस पर ही बात करते हैं। अब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो जानना जरूरी है। हम जानते हैं कि परमाणु का आकार क्या होता है, गोलाकार, और परमाणु के अंदर एक नाभिक भी होता है, और इनके आसपास जो ये सब होते हैं सेल बोलते हैं या ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो हमको बताया गया होगा कि एक परमाणु की जो रचना होती है वो 3 मौलिक कणों से होती है, और भी कोई कण होंगे बहुत सारे, ठीक है ना। 3 मौलिक कण वो कौन कौन से हैं भाई साहब? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये ही 3 मौलिक कण हैं। तो इन तीनों मौलिक कणों में न्यूट्रॉन भाई साहब तो उदासीन होते हैं, इन पर कोई चार्ज, देख रहे हैं ना चार्ज जैसा उड़ा रहा है, इन पर कुछ भी आवेश नहीं होता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होते हैं, और प्रोटॉन पर प्लस आवेश, यानी ऋणात्मक और धनात्मक, ऐसे ही। तो विद्युत आवेश करता क्या है, ये मौलिक कण यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के गुण को दर्शाता है। यानी विद्युत आवेश से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है। इसका बहुत सपोर्ट है इनको बताने में। तो डिफिनेशन कैसे तैयार किया जा सकता है? विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है, जो यह मौलिक कणों यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के गुणों को दर्शाता है। यहां तक बात समझ में आ चुका है। अब होता क्या है कि ये आया कहां से भैया, ये कैसे हमारे इस संसार में इसकी जानकारी आ गया, ये उत्पन्न कैसे हो गया, ये बात तो हमें समझना जरूरी है। तो देखिए होता क्या है कि जब डिफिनेशन हो गया, अब हम बात करने जा रहे हैं किधर, इसकी उत्पत्ति कैसे हो गई, ये उत्पन्न कैसे हो गया। तो पहले उत्पन्न होने से पहले एक बात बता दें कि विद्युत आवेश जो होता है इस संसार में नया नहीं आता, यानी पहले से मौजूद होता है। प्रत्येक वस्तु जो हमारी है उस पर आवेश पहले से मौजूद होता है, कोई दूसरे ग्रह से नया नहीं आता। यानी कह सकते हैं कि विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये क्या कह रहे हैं सर, अभी तो आप बात कर रहे हैं उत्पन्न होने का, और फिर अभी कह रहे हैं नहीं किया जा सकता है। भाई साहब बातों को ध्यान से सुनिए। नए आवेश को हम ला नहीं सकते इस संसार में, नया आवेश, हम उसी आवेश के बारे में जिक्र करेंगे जो पहले से मौजूद है। तो यहां पर क्या प्रश्न बन रहा है कि विद्युत आवेश को क्या हम नष्ट कर सकते हैं, हमारे संसार के आवेशों को क्या खत्म कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। यानी विद्युत आवेश न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं, अर्थात यह संरक्षित होते हैं। संरक्षित होते हैं मतलब क्या, ये सुरक्षित व्यक्ति हैं, इनको नो टेंशन, ना ही ये नए आएंगे और ना ही ये नष्ट होंगे। तो ये हम विद्युत आवेश के एक तरह से गुण की बात कह दिए कि विद्युत आवेश क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। यानी एक तरह से एक सिद्धांत या नियम भी बन जाता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत, जो कि हमें बड़े क्लासों में 12th में भी पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो विद्युत आवेश के बारे में हमने जान लिया, और उसके बाद ये भी बता दिए कि ये न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। यहां तक तो बात क्लियर हो गया।
अब चलते हैं फिर एक बात पर कि विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए अब गड़बड़ यही लग रहा है, आपको भी सुनने में गड़बड़ लगेगा और हमें भी, कि सर अभी आप तो कह रहे हैं कि आवेश उत्पन्न नहीं हो सकते, नष्ट नहीं हो सकते। हमने एक बात और कहा कि नए आवेश उत्पन्न नहीं हो सकते, लेकिन जो पहले से पदार्थ पर है उसे उजागर किया जा सकता है। जो पदार्थों पर है पहले से उसे क्या कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं। तो वो एक उत्पत्ति हो गया, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं। इसकी जिक्र जब हम कर ही रहे हैं तो एकदम डीपली तरीका से इस पर बात करेंगे, ठीक है ना, कि ये है क्या। तो अभी तो डिफिनेशन हमने जान लिया और प्लस में इसकी संरक्षित की बात भी समझ लिया। अब यह है कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। आवेश की उत्पत्ति, कैसे आवेश उत्पन्न होता है, ये एक हमारा टॉपिक बन गया। एक प्रश्न भी बन सकता है कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है ना। थोड़ी सी कंफ्यूजन लगेगी, लेकिन उन कंफ्यूजनों को भूल जाएं कि यहाँ उत्पत्ति होने का मतलब कि पदार्थों पर आवेश कैसे आ जा रहा है, ये बात हो रहा है। और पीछे जो बता रहे हैं कि न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, वो नए आवेश की बात हो रही है ना। तो देखिए क्या है, आवेश की उत्पत्ति कैसे हो जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक कंघी को लेकर और कागज के टुकड़े को, मतलब छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाकर सटा के देखें, सिंपल, कोई उस पर कंघी के साथ कोई अभी मतलब खिलवाड़ नहीं करना है, तो उस कंडीशन में वो टुकड़ों को कोई मतलब डिस्टर्ब नहीं कर रही है। और वहीं कंघी को लेकर अपने बालों से पूरी तरह से रगड़ लें और तब उन टुकड़े के पास ले जाएं, तो टुकड़ों में हलचल होने लगता है या आकर्षित भी होने लगते हैं, खिंचाव भी होने लगता है। तो इस बात से आपको क्या सीख मिलता है कि जब कंघी को हम जब बाल से नहीं रगड़े हुए थे तो वो कुछ नहीं कर रहा था, कागज के टुकड़े के साथ उसका कोई दोस्ती यारी नहीं था। बट जैसे ही हमने अपने बालों से कंघी के साथ क्या किया, मैचिंग कराया, रगड़ किया, तो क्या हो गया, कागज के टुकड़ों को खींचने लगा। तो इसे साफ जाहिर हो रहा है कि जरूर हमारे बाल से कुछ निकल कर इन कंघियों पर आ गए। अब वो भूत हैं या पिशाच हैं हमें पता नहीं, लेकिन हाँ हमें इस बात की जानकारी है कि वो भूत पिशाच न होकर वो आवेश थे जो हमारे बालों से निकलकर इन कंघी पर आ गए। वो क्या थे, आवेश थे। और वही आवेश कागज के टुकड़ों को क्या करने लगे, मतलब परेशान करने लगे या खींचने लगे। तो यहाँ ये पता चला कि आवेश उत्पन्न करने के लिए हमें रगड़ करना पड़ेगा, घर्षण करना पड़ेगा। फ्रिक्शन, घर्षण वर्ड कभी सुने होंगे जरूर। तो एक लफ्ज में कहा जाए तो आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, आंसर अगर हमें सामान्य रूप से देना हो तो बोल देंगे क्या, कि आवेश की उत्पत्ति घर्षण के माध्यम से होती है। ठीक, अगर इसको एक्सप्लेन करके समझा जाए कि ये कैसे हो गया, आखिरकार जब बाल और कंघी से हमने किया तो ये कैसे हो गया, बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। क्या हुआ, काहे कंघी पर ही क्यों आ गया, कंघी से बाल पर क्यों नहीं चला गया, वो भी तो समस्या लग रहा होगा। आइए एक और इस बात का समझ गए हैं ना कि ये क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, रगड़ या घर्षण के माध्यम से आवेश की उत्पत्ति होती है। या मतलब अब इसका और एक्सप्लेन दूसरे शब्दों में बात करें तो ये कैसे उत्पन्न हो जाता है, देखिए आइए समझा जाए। मान लीजिए कि मेरे पास कांच है, कोई कांच का कोई छड़ ले लीजिए, इस तरह से कोई छड़ है ये, ठीक है ना, ये छड़ है। और मेरे पास रेशम का कोई कपड़ा है, रेशम, ऊनी वगैरह वगैरह, जाड़े का दिन जब आइए रहा है, मान लीजिए कि रेशम का कोई कपड़ा है, ठीक है ना, मान लीजिए। तो जब इस कांच को इस रेशम के कपड़े के साथ क्या किया जाता है, मतलब कि सपोज इस तरीके से, ये है मेरा कांच का छड़ और ये है रेशम का कपड़ा, और हम पूरी तरह से क्या करें, इसको रगड़ रहे हैं पूरी तरह से। और जैसे ही रगड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये कांच मतलब चार्ज हो जाएगा। यानी अब इस कांच को ले जाकर हम कागज के टुकड़े के पास करेंगे तो उसमें हलचल करने लगेगा। तो ये हो क्या रहा है, इसी को समझिए।
तो देखिए इस पर भी आवेश मौजूद रहते हैं, इस पर भी मौजूद रहते हैं, लेकिन ये शुरुआत तौर पर, क्योंकि ये कांच है, किसी न किसी पदार्थ से बना है और पदार्थ की रचना परमाणु से होती है और परमाणु मुख्य रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो ये भी अपने आप में उदासीन है। उदासीन का मतलब इस पर अभी कोई आवेश नहीं है इसके अंदर में सब है, तीनों है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों मौजूद है, लेकिन उदास रूप में है, ना ही प्लस कम है ना ही माइनस कम है, सब बराबर में ठीक ठाक है। इधर भी ये भी उदासीन रूप में है। और जैसे ही दोनों को जब टकराए तो हुआ क्या कि इस पर इधर से क्या हुआ कि कुछ आवेश चले आए, तभी नहीं चार्ज हुआ, इस पर कुछ आवेश निकल कर चले आए, या किसी में भी जा सकते हैं। अब तो ये पदार्थ के प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि किस में से क्या हो रहे हैं। तो कुछ आवेश निकल कर इसमें चले आए, जब इसमें चले आए तो इसमें आवेश की जनसंख्या क्या हो गई, अधिक हो गई। मान लीजिए 1 2 3 4, इसमें 4 को हो गए, इसमें से निकल के आया, ठीक है ना। तो अब बताइए कि ये तो घट गया ना इसका 4 गो, इस पदार्थ का प्लस वाला आवेश इस पे आ गया तो ये घट गया, तो इसमें अब क्या बच गया, इसमें माइनस बच गया। समझ में आ रहा है क्या, इसमें प्लस माइनस दोनों थे, इसमें भी प्लस माइनस दोनों है, लेकिन जैसे ही रगड़ हुआ तो इसमें से निकल कर क्या हुए, आ गए इधर। अब कहेंगे सर इधर से क्यों है, इधर से क्यों नहीं, ये पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले से भी इसके पास प्लस थे और उसका भी प्लस आ गए, तो ये हो गए ज्यादा मात्रा में, ये हो गए धन आवेशित, इस पर इलेक्ट्रॉन, इस पर प्लस की ज्यादा हो गया मैंने प्रोटॉन की, और हम कहेंगे कि ये कांच हमारा चार्ज हो गया, धन आवेशित हो गया, ये भी अपने आप में चार्ज हो गया, लेकिन हाँ ये माइनस रूप में रिचार्ज हो गया रिचार्ज नहीं, चार्ज हो गया, मोबाइल का रिचार्ज नहीं। तो इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये हमारा कांच भैया क्या हो गए, चार्ज हो गए। यानी मुख्य रूप से कहें तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ घर्षण करते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। अब कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, तो भाई साहब हमारे समझाने का एक ये तरीका रहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें से किस में जा रहे हैं, ये पदार्थ जैसा रहेगा उसमें से निकल कर वो जाते रहेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ में चला जाता है, अब जिस पदार्थ में छोड़ेगा उसमें तो कमी हो गया उसका। तो एक बात हम बताएं, यहाँ पर गड़बड़ क्या लग रहा है, देखिए अगर इसको धनात्मक मानना है इसको, तो इलेक्ट्रॉन को इधर से भेज दीजिए, उस पर चले जाएं, जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे तब प्लस वाले की संख्या ज्यादा हो जाएगा। हम इसको धनात्मक कहने जा रहे हैं, इसको क्या कहने जा रहे हैं, ऋणात्मक। तो मेरा पीछे जो प्रोसेस बताया है वो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसमें से निकल के आएगा इलेक्ट्रॉन तो इसकी जनसंख्या भैया कम ना हो जाएगी, तब माइनस कहाँ से हुआ, जबकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो हेने से भेज दीजिए, इस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन निकाल के डाल दीजिए इस पर रगड़ करते समय, तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस ज्यादा हो गए, होने इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या क्या हो गई, अधिक हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ऋणात्मक हो गए और ये हो गए धनात्मक। अब जाके प्रोसेस सही हो गया, ठीक है ना।